नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने जो है काफ़ी 5 चैप्टर जो है इस बुक से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 6 चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। संरचना व पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय है जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है और मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं और पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। देखिए, डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध वन, मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पति में पर्याप्त क्षेत्रीयता विविधता है। देखिए दोस्तों, यहाँ मानचित्र में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भारत में विभिन्न वनस्पतियां अलग अलग जगह पर उगती हैं और उनके कितने कितने क्षेत्रों में विस्तार है। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ जो है सबसे ज़्यादा एरिया में आपका फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा उष्ण कटिबंध वाला है, जिनके क्या कहते हैं समय आने पर जो है पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए उनको पतझड़ वन कहा गया है। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधी सदाबहार है, ठीक है, जो क्या कहते हैं आपके थोड़ा सा इधर पश्चिमी घाट पर है और थोड़ा सा आपका इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में फैला हुआ है। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधी कांटेदार झाड़ियाँ, जो कि आपकी क्या कहते हैं, देखिए इस तरफ है राजस्थान और गुजरात में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका इधर बंगाल साइड में भी रहता है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर जो है आपका वेलांचली अनूपवन डेल्टाई क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित है और बाकी जो है आपका पर्वतीय वन जो है यहाँ पर फैला हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों का उपयोग मनुष्य अपने हितों में करता है, इसलिए वनों का अत्यधिक महत्व है, परंतु एक सीमा से अधिक दोहन दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाता है। आधुनिक युग में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। फलस्वरूप आर्थिक उद्देश्य से वनों के बड़े पैमाने पर निर्मूलन मतलब काटने से वन विनाश की समस्या उत्पन्न हुई है। वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव समस्त जीवमंडल पर पड़ता है। आइए अब देखेंगे कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां किस प्रकार से हैं, जिसको अभी हमने मैप में पढ़ा था। अब उसको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ठीक है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं और इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेर, सिंकोना और रबड़ आदि हैं और ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला जो भाग है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं और इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्व ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भागों, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश में है और ये विशेष रूप से मानसूनी वन होते हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ कौन से हैं? देखिए, सांगवन, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला व चंदन है और ये सभी आर्थिक दृष्टिकोण से जो है मूल्यवान है। अगला जो है वर्ग वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। शुष्क सीमांत क्षेत्र के ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं और अत्यधिक चराई यहाँ की जो है मुख्य समस्या है। अगला भाग है कटीले वन व झाड़ियां। तो ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान व पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक ये पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी
में भी मिलते हैं। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस आदि हैं। पांचवा भाग आपका आएगा पर्वतीय वन। तो चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर जल वायुविक दशाओं, विशेषकर तापमान व वर्षा में परिवर्तन आता है, इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती हैं, और 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी सदाहरित वन मिलते हैं, जिनके वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती हैं। तो इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, देखिए देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर और चीड़ आदि छोटी व सूचेआकार पत्तियों वाले वन यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए छठा आपका आएगा ज्वारी वन। तो ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है एवं परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं। और यहाँ प्रमुख वनस्पतियां मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी के वृक्ष हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण प्रतिशत के साथ दिया गया है। देखिए समूह एक में जो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वन को रखा गया है। देखिए सदाबहार या एवरग्रीन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर उनके पत्ते झड़ते नहीं है और वो हमेशा जो है एक समान हरे रहते हैं। तो इनका जो प्रतिशत है वो भारत में 2.92% है। देखिए समूह दो में जो है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वन जो कि 13.79% है। समूह तीन में है आपका उष्ण कटिबंध नम पर्णपाती ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वन जो कि 19.73 है। और तटीय समूह चार में तटीय एवं ज्वारी वन जो 0.69% है। उसके बाद समूह पाँच में आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो 41.87% है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो कि 2.25%। समूह सात में आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो कि आपका 0.13। समूह आठ में आपका उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन जो कि 2.69%। ठीक है, आगे देखिए उपोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो कि आपका 2.69 होगा। समूह 10 में आपका उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो आपका 0.03% है। समूह 11 में माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जो कि 0.69% है। समूह 12 में आपका हिमालय वन समशीतोष्ण वन जो कि 4.12% है। और समूह 13 हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन जो कि 0.84% है। और समूह 14, 15, 16 में आपका उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन जो कि 2.55 क्या कहते हैं % है। तो ये आपके 16 भागों में विभाजित किया गया है आपके पूरे भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने चाहिए। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, BSI जिसका फुल फॉर्म है, इसको देख लेते हैं। जिसकी स्थापना जो है 13 फरवरी 1890 में हुई थी। संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। मुख्यालय इसका कोलकाता में और क्षेत्रीय कार्यालय इसके 9 है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था भारतीय वन सर्वेक्षण का, तो देखिए देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और पौधा प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। और भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि ये आज़ादी से पहले बना था अंग्रेजों के समय, तो इसका पुनर्गठन करना जरूरी था। तो देखिए वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश की दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण तथा संरक्षण की कार्यनीतियों को विकसित करता है। वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे भंगूर पारितंत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल रिजर्वों का अध्ययन करना इसका प्रमुख कार्य है। अब देखिए भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। पहला आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, देख लीजिए यहाँ तक की इसकी बाउंड्री है। दूसरा आपका क्या कहते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र, फिर यहाँ पे पूर्वोत्तर का क्षेत्र, फिर आपका गंगा मैदानी क्षेत्र, सिंधु मैदान क्षेत्र, फिर आपका पश्चिमी घाट फिर आपका पूर्वी घाट है छठा, फिर सातवां पश्चिमी घाट, और इन दोनों को जो है लक्षद्वीप को 8वां और अंडमान निकोबार समूह यहाँ 8 ही होगा। ये मतलब क्योंकि ये द्वीप समूह है तो इसलिए दोनों को 8-8 किया गया है। देखिए भारत के 8 वनस्पति क्षेत्रों के बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो आपका कश्मीर से कुमायूं तक है।
तो इसमें जो है इसके वितरण किस प्रकार से है, वनस्पति वितरण। तो देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। दूसरा आपका है अल्पाइन क्षेत्र, जो शीतोष्ण से ऊपरी सीमा वाले, जहाँ श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आपका द्वितीय था पूर्व हिमालयी क्षेत्र, जो सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग पे था, और इसमें जो है शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। तीसरा आपका है असम क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों वाला क्षेत्र है, और इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। चौथा आपका सिंधु का मैदानी क्षेत्र, जो पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मध्य मैदान। तो यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। अगला देखिए गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कछारी मैदान, और इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। छठा आपका हो जाएगा दक्कन का क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसका मतलब पूरा प्रायद्वीप का भाग है, वहाँ पे उसका पूरा विस्तार है, और इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगल झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। सातवां आपका होगा मालाबार क्षेत्र, जो प्रायद्वीपीय तट में मौजूद है। देखिए घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें भी पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफी, चाय, रबड़ और काजू। फिर आपका आठवां होगा अंडमान क्षेत्र, अंडमान द्वीप में, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। देखिए अंडमान और लक्षद्वीप की जो श्रेणी है वो एक ही जैसी, क्योंकि दोनों ही आपके आइलैंड है, तो इसलिए उनकी क्या कहते हैं एक ही जैसा रखा गया है। अब देखिए हम लोग वनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में किस प्रकार से रिपोर्ट जारी की जाती है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। ये भले ही 2017 की है, लेकिन इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग क्या है कि जो लेटेस्ट आएगी मैं आपको उसको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतया आच्छादित हो और वह पर्यावरण के साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में सुधार करता हो। यदि वृक्ष क्षेत्र इतना अनियमित और खुला हो कि वह उस क्षेत्र के जैविक गुणों में सुधार कर सकने में सक्षम न हो, तो ऐसे क्षेत्र को वन प्रदेश कहा जाता है। यदि वृक्षों की विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाता है तो उसे बाग कहते हैं, और यदि वह बाग छोटा और खुला है तो इसे उपवन कहा जाता है। वन अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है तथा आर्थिक विकास में इनका विशेष योगदान रहता है। वन न केवल पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन के रोकथाम में भी सहयोग करते हैं। मृदा अपरदन से संबंधित हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, किस प्रकार से वृक्ष वनों का कितना योगदान रहता है मृदा अपरदन से रोकथाम के लिए। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए वन एवं वनस्पति में क्या अंतर होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए वन क्या होते हैं, देखिए वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ होता है, और वनों से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है, और वन एक समान भूदृश्यावली मतलब लैंडस्केप प्रदान करते हैं। अब देखिए वनस्पति क्या होता है, तो वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वृक्षों, घासों व झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति किसी एक प्रदेश को मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। तो अब देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट, और इसका जो लेटेस्ट है आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। देखिए अगर आपको देखना है तो ये जो साइट है आपकी ISFR की, ये वाली आप जा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इस पर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए इसको छाट कर दे दूंगा। आप लोग यहाँ पर जो है ये पूरी रिपोर्ट इसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अब हम लोग जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के बारे में पढ़ते, लेकिन अभी क्या कहते हैं ये पुराना डेटा है तो इसको हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए नया डेटा अगले किसी वीडियो में अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो रिपोर्ट है उसी के अंतर्गत ये पूरा दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे वनों का वर्गीकरण को देखते हैं। तो देखिए प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए इसमें पहला आता है आपका आरक्षित वन, जो रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से है। तो ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण मतलब डायरेक्ट सुपरविजन में रहते हैं। इन वनों में लकड़ियों के एकत्रण के लिए तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। देश का कुल 53% वन प्रदेश इस वर्ग में आता है, और ये सरकार द्वारा जो है
क्या कहते हैं डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। अगला देखिए संरक्षित वन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से है, तो ये वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी गई है, परंतु इसमें शर्त यह है कि वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान ना हो, और देश का कुल 29% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तृतीय भाग जो है आपका अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आता है। अवर्गीकृत वन में वृक्षों का काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और देश का लगभग 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला किस भाग में बांटा गया है इसको, तो देखिए भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है राज्य वन स्टेट फॉरेस्ट के आधार पर। देखिए ये वन सरकार, राज्य हो या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं, और देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका होगा वाणिज्यिक वन जो कमर्शियल फॉरेस्ट के नाम से है, और इन वनों को स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय निकाय जैसे कि नगर निगम, नगर बोर्ड और शहरी प्रदेश जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत के द्वारा किया जाता है, और देश का लगभग 5% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका हो जाएगा निजी वन जिसको प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं, और इन वनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है तथा यह देश के कुल वन प्रदेश का 1% से अधिक भाग है। अब देखिए तीसरा किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिए व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का क्या कहते हैं वर्गीकरण, जैसे विपणन जैसे मर्केंटेबल, तो यह अधिगम्य वन होते हैं, अर्थात इन वनों में आवागमन आसान होता है, और देश का लगभग 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा है अविपणन जिसको नॉन मर्केंटेबल कहते हैं, ये अधिगम्य वन नहीं होते हैं तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं, और यह स्थलाकृति सुगम्य नहीं होती है, और देश का लगभग 18% जो वन प्रदेश है इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए डी किस प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए गठन अथवा बनावट के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। बनावट के आधार पर तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर भारतीय वनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है शंकुधारी वन कोनिफर फॉरेस्ट, तो यह शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं। दूसरा आपका चौड़े पत्ते वाले वन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, तो ये वन उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं। देश के लगभग 94% वन प्रदेश इस क्षेत्र के वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये वन जो है मैदानी प्रदेशों, पठार तथा पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला आपका होगा उपयोगिता के आधार पर जो है किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। देखिए पहला है इसमें उपयोगी वन एक्सप्लॉइटेबल फॉरेस्ट के नाम से है। इस वर्ग में देश का कुल 58% वन प्रदेश जो है आता है। दूसरा जो है आपका संभाव्य उपयोगी वन जो पोटेंशियली एक्सप्लॉइटेबल है, तो ये ऐसे आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, और देश का कुल 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका है अन्य वन जिसको इन वनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और देश का कुल 20% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। देखिए अगली श्रेणी में किस प्रकार से बांटा गया है। औसत वार्षिक आधार के वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। औसत वार्षिक आधार के आधार पर भारतीय वनों को एलडी स्टैंप द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सदाबहार वन, दूसरा मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थली वन। देखिए एक बार उसको शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं ये बॉक्स में कि वनों में कार्बन संग्रह, कार्बन पुल्ड इन फॉरेस्ट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला है जीवित बायोमास, ठीक है, तो भूमि के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिसमें तना, शाखाएं, छाल, बीज तथा पत्तियां शामिल हैं, और भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल है। दूसरा क्या चीज है, मृत जैव पदार्थ जैसे मृत काष्ठ, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी अथवा पड़ी हो, और दूसरा है आपका कचरा, समस्त अजीवित बायोमास जो विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो, और तीसरा है क्या कहते हैं मृदा, तो मृदा के जैविक पदार्थ जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन होते हैं। चलिए आगे देखिए वनों की उपयोगिता किस प्रकार से है उनको भी देख लेते हैं। देखिए सदाबहार वन की लकड़ियां किस काम में आती हैं उनको देखिए, तो जिसमें देखिए पहला आपका है शीशम जिसको इंग्लिश में रोजवुड के नाम से जाना जाता है, तो इसका विस्तार पूर्वी व पश्चिमी घाट के मध्य फैले प्रायद्वीपीय पठार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखा जा सकता है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तख्ता और सजावटी प्लाईबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो है इसी वर्ग में गुर्जन, तो यह मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार के सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ियां
हल्के लाल व भूरे रंग की होती हैं और इसका उपयोग पैकिंग पेटी, चाय के डिब्बों, फर्श और माल डब्बा, घरों के भीतरी निर्माण आदि के लिए किया जाता है। अगला इसमें आएगा तेलसूर अथवा इरुप्पू। तो यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से नौका, पुल, खूंटा, पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक, ठेला गाड़ी अथवा रेलवे स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। चौथा आपका आएगा तून। यह विशेषकर हिमालय के निचले भाग अर्थात गिरिपाद में पाया जाता है। यद्यपि इसकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती है, फिर भी यह टिकाऊ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय के डिब्बों, खिलौनों तथा फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में यहाँ एक जानकारी दी गई है। तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 को होती है। स्थापना याद रखिएगा 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून 1981 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? देहरादून में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु। कार्य क्या है इसका? तो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करना। और किसके अधीन है? तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि इसके अधीन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए अगला क्या है? प्रकाशन। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की ये जो रिपोर्ट है प्रकाशित करता है। प्रथम प्रकाशन इसका 1987 में आया था और स्वरूप क्या था कि प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करता है। तो अभी ये जो क्या कहते हैं 15वीं रिपोर्ट है, लेकिन अभी 2021 की रिपोर्ट आ गई है जो कि क्या कहते हैं 18वीं रिपोर्ट है, बता देता हूँ। आगे चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सदाबहार वन की लकड़ियां। तो इसमें जो है 4 हमने लकड़ी पढ़ी थी। 5वां देखिए तेंदू, जिसको इसका साइंटिफिक नेम है डायोस्पेरोस मेलनाकिलोन। ठीक है, कई बार इंग्लिश नाम भी आ जाता है, इसलिए याद रखना चाहिए। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा तथा महाराष्ट्र के शुष्क सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्के धुंधले पीले रंग की होती है, जिसमें काले रंग की धारियां पाई जाती हैं और इसमें कीड़ों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है और इस प्रकार की लकड़ी विशेषकर नक्काशी और सजावट के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों ये जो पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ जो है आपका स्टेट और यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। आजकल यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए छठा है आपका नाहर। तो यह असम तथा मालाबार तट में पाया जाता है और इसकी लकड़ी ठोस तथा टिकाऊ होती है। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, कूटा तथा नौका आदि बनाने में किया जाता है। 7वां आपका होगा पूंद। यह पश्चिमी घाट, केरल, नीलगिरी तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, मजबूत एवं टिकाऊ होती है तथा इसे आसानी से पक्का बनाया जा सकता है। अगला है मानसून वन की लकड़ियां, इनको देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला है आपका सकुआ, जिसको इंग्लिश में साल शोरिया रोबुस्टा कहते हैं। यह अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा जैसे कि हिमाचल प्रदेश से दारंग, असम तथा मेघालय तक विस्तृत है और इस वृक्ष की लकड़ी भारी, ठोस तथा टिकाऊ होती है। खूंटा, दरवाजे, हरिस तख्ता तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका होगा सागौन, जिसे टीक टेकोना ग्रैंडिस कहते हैं इंग्लिश में। सागौन मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है और यह प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी पश्चिमी घाट, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला तथा हिमालय के पादगिरी प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग दरवाजे, अलमारी और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तीसरा आपका है शीशम, जिसको दलबेजिया शीशो कहते हैं इंग्लिश में। यह हिमालय प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों तक पाया जाता है। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इस वृक्ष की मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन के कारण इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, वाद्य यंत्रों तथा कृषि उपकरण आदि को बनाने में किया जाता है। अगला है हल्दू। यह पूरे मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस, टिकाऊ तथा हल्के रंग की होती है और इस लकड़ी का उपयोग खिलौने बनाने और नक्काशी के लिए किया जाता है। 5वीं जो आपकी लकड़ी है वो है पलास की लकड़ी, जिसका विस्तार जो है मुख्यतः छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक है और इस वृक्ष के पत्तों पर लाख के कीड़ों को पाला जाता है। अगला है छठा, जिसको अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वृक्ष। तो यह मानसूनी वन का एक प्रमुख वृक्ष है। इसका उपयोग कृषि उपकरण और बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। 7वां है आपका महुआ, जिसको मधुका इंडिका कहते हैं। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड जिला जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके फलों का उपयोग तेल निकालने में तथा फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। 8वां है आपका समेल। तो यह मुख्य रूप से असम, बिहार तथा तमिलनाडु में पाया जाता है।
इसकी लकड़ी हल्की तथा कोमल होती है, जिसका उपयोग खिलौने, पैकिंग पेटीज, माचिस तथा प्लाईवुड आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके फल से प्राप्त कोमल रेशे का उपयोग तकिया तथा गिलाफ बनाने के लिए किया जाता है। आठवां है आपका तूत मलबरी जिसको कहते हैं, और यह प्रमुख रूप से मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है, जिसका उपयोग खेलकूद की सामग्री बनाने जैसे हॉकी, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश रैकेट, क्रिकेट स्टंप में किया जाता है। नौवां है आपका जामुन जिसे साइजियम क्यूमुनी कहते हैं, और यह मानसूनी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है और इसका उपयोग घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसका फल डायबिटीज और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी है। देखिए हिमालय की अधिक ऊंचाई वाले वनों की लकड़ियां क्या हैं, तो हिमालय में वन के मुख्य वृक्ष जैसे कि आपका देवदार, चीड़ जिसको इंग्लिश में पाइन कहते हैं, ब्लू पाइन, सिल्वर फर, रजत देवदार, स्प्रूस, अखरोट, वालनट, सफेद भीसा जिसको व्हाइट विलो के नाम से जाना जाता है और काफी प्रसिद्ध लकड़ी है, भुर्ज, इंडियन बर्च तथा सरू साइप्रस है। तो इंग्लिश नाम आपको याद रखने चाहिए क्योंकि कई बार इंग्लिश नाम भी आ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए सबसे पहला है इसमें चीड़, ठीक है, जिसको पाइनस लोंगीफोलिया कहते हैं। ये वृक्ष हिमालय में जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसका उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। और इस वृक्ष से राल, गोंद तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है। अगला है आपका देवदार जिसको सेड्रस देवदार कहते हैं। ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और ये वृक्ष मुख्यतः जो है 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। इसका उपयोग हल, फर्श, तख्ता, दरवाजे, खिड़कियां, हल्के फर्नीचर व तख्तों तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है आपका ब्लू पाइन, तो यह हिमालय में चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तक 1800 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका उपयोग भी दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष से राल तथा तारपीन भी प्राप्त किया जाता है। चौथा आपका है रजत देवदार, तो यह उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी होती है और परंतु अधिक टिकाऊ नहीं होती है। अधिकांशतः इसका उपयोग तख्तों, पैकिंग पेटी, डिब्बों, कास्ट, लुगदी, कागज तथा माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए किया जाता है। पांचवा है आपका स्प्रूस, यह पश्चिमी हिमालय में 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाने वाला वृक्ष है। इसकी चिकनी सफेद लकड़ी का उपयोग घरों के निर्माण, रेलवे स्लीपर, कैबिनेट एवं लुगदी बनाने में तथा पैकिंग के लिए किया जाता है। छठा है आपका अखरोट, तो यह वृक्ष कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। सूखने पर यह लकड़ी ना तो सिकुड़ती है, न ही फूलती व फटती है, और इस लकड़ी का उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के कुंदे तथा कैबिनेट बनाने के लिए किया जाता है। सातवां है आपका सफेद भीसा, तो यह एक छोटा वृक्ष है जो उत्तर पश्चिम हिमालय में लगभग कश्मीर घाटी में भी पाया जाता है, और इसकी टहनियों का उपयोग टोकरी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट और खेलकूद की अन्य सामग्री भी बनाई जाती है। आठवां है आपका भुर्ज, तो यह हिमालय के ऊंचे ढालों में पाया जाता है और इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है। इसकी तंतु रचना सीधी होती है और इसका उपयोग फर्नीचर, प्लाईवुड तथा रेडियो कैबिनेट के किया जाता है। नौवां है आपका सरू साइप्रस, तो यह मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है और इसकी लकड़ी मजबूत एवं टिकाऊ होती है और इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग वन उत्पाद और उनकी उपयोगिता को पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, काफ़ी कह लीजिए आधे घंटे का हो गया है, तो देखने में जिससे आपको आसानी हो तो इसलिए मैं कम वीडियो बनाता हूँ, छोटे छोटे, तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।